हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, इंटरनल सिक्योरिटी का आज हम दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं अर्बन नक्सलिज्म। एक्चुअली इसके पहले वाला जो वीडियो था वो नक्सलिज्म और एक्सट्रीमिज्म पे बेस्ड था। उसी का ये एक्सटेंशन है। थोड़ा वीडियो वो बड़ा हो रहा था तो इसको मैंने रोक दिया। इसको मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। छोटा सा ये टॉपिक है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन न्यूज़ में बहुत रहता है, इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर इन सभी लेक्चर्स का आपको भरपूर आनंद लेना है तो आप जो है, जो इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उसका। और वहाँ से फिर आपको जो है पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है। या फिर कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा। मज़ा तभी आएगा जब इसको पीडीएफ को आप अपने साथ लेकर के बैठेंगे और ये लेक्चर देखेंगे, तो आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। ठीक है। और दूसरी बात ये कि सब्सक्राइब आप कर ही रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी तुरंत कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल यूज़फुल है और क्वालिटी वीडियो और क्वालिटी मटेरियल हम प्रोवाइड करवाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक एक्साइटिंग न्यूज़ हमारे लिए है, इस तरह से समझ लीजिए कि 2 दिन के अंदर ही लगभग 150 प्लस कॉपीज़ इस इंटरनल सिक्योरिटी की डिमांड की गई और मैंने प्रोवाइड भी करवाया। ठीक है। तो ऐसा लगता है कि लोगों को ये मटेरियल क्वालिटेटिव लग रहा है और उनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल भी है। ठीक है, कंटेंट अच्छे हैं, इसलिए लोग डिमांड कर रहे हैं। ये तो बात हो गई हमारे इन्फॉर्मेशन की। अब हम शुरू करते हैं अर्बन नक्सलिज्म, अपना टॉपिक। देखिए, डेफिनीशन में जाने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं। पहले इसको आसानी से समझ लीजिए, एकदम आसान भाषा में। उसके बाद फिर हम जाते हैं एक डेफिनीशन पे कि ओरिजिनल डेफिनीशन में हमको लिखना क्या है, एग्जाम में हम लिखेंगे क्या। देखिए, इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने ये बताया था कि किस तरह से नक्सलबारी डिस्ट्रिक्ट में नक्सलिज्म शुरू हुआ था। फिर उसके बाद उसके जो चारू मजूमदार और कानू सान्याल जो उसके लीडर थे, ये सब पूरी कहानी जो है हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे। अगर नहीं भी आप जानते हैं तो यूट्यूब कर लीजिए, 1-2 मिनट की 5 मिनट की कहानी होगी, डॉक्यूमेंट्री टाइप का, आप देख सकते हैं। ओके। अब रही बात कि अर्बन नक्सलिज्म किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए, एक सिंपल ओवरव्यू लीजिए पहले, फिर डेफिनेशन में जाते हैं। अर्बन नक्सलिज्म एक्चुअली ऐसे लोगों को कहा जाता है या फिर माना जाता है, ज़्यादा सही शब्द ये होगा कि माना जाता है, क्योंकि उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। जो नक्सलिज्म है या फिर जो एक्सट्रीमिज्म है, वो हमने बताया था कि एक आइडियोलॉजी है। एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, जो रूरल एरिया में रह रहे वंचित लोग हैं, उनके अधिकारों के लिए वो लड़ता है। ठीक है। लेकिन इस अधिकारों की लड़ाई में वो कुछ ऐसे हथियार अपनाते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि समाज के लिए एंटी सोशल होता है, लॉ के खिलाफ होता है, कानून उसकी मान्यता नहीं देता है। ठीक है। तो ये सब जो जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं नक्सलिज्म। ये तो बात हो गई कि जो रूरल और रिमोट एरिया में लोग रह रहे हैं और डायरेक्ट बैटल लड़ रहे हैं, सिस्टम से डायरेक्ट वो जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, हथियार उठा लिए हैं। ये जैसा कि हमने बताया कि ये एक विचारधारा है। इस विचारधारा को सपोर्ट करने वाले लोग जो अर्बन एरिया में रह रहे हैं, मतलब कि ये सिंपैथी अपना दिखाते हैं इनके प्रति, इनके इंटरेस्ट को, इनके काज को, इनकी चीज़ों को वो शहरों में विकसित भी करते हैं। बहुत बार देखा गया है कि राइटिंग के माध्यम से या फिर कोई पब्लिक डिबेट होता है, पब्लिक डिबेट के माध्यम से इनके मांग को हमेशा उठाते रहते हैं। इनकी जो भी समस्याएँ हैं उसके बारे में बात करते हैं। कुल मिला के जो अर्बन में रहने वाले लोग, जो नक्सलिज्म या इस तरह से कह लीजिए कि जो लेफ्ट माइंडसेट के लोग हैं, जो कि अर्बन एरिया में रहते हुए रूरल एरिया में हो रहे या फिर ट्राइबल एरिया में हो रहे इन आंदोलन का इंटेलेक्चुअल सपोर्ट देते हैं। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि बौद्धिक उनका समर्थन करते हैं। उसके साथ-साथ ये कुछ ऐसी और भी चीज़ें करते हैं जो कि इनके लिए फ़ायदेमंद होता है, जैसे कि इनको नॉलेज प्रोवाइड करवाना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, शहरी क्षेत्रों में अपना बेस बनाना, अपनी आइडियोलॉजी का प्रचार करना। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ये, एक्चुअली कहा नहीं जाता, एक्चुअली माना जाता है, ज़्यादा अच्छा शब्द होगा, माना जाता है कि ये अर्बन नक्सलाइट हैं। हालाँकि जहाँ तक दोस्तों मेरा मानना है कि ऐसे लोग एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये गलत बात है। ऐसे किसी को नहीं कहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है, कोई, अब देखिए, अब जैसे कि कुछ रिनोन्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, जिसको ये माना जाता है कि वो अर्बन नक्सल्स का घर है। ठीक है। लेकिन
अब देखिए तमाम तरह के डिबेट होते हैं, तमाम तरह के लोगों के अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं और अगर इनसे आप बात करें तो बात करने के बाद ऐसा लगेगा कि इनका भी जो डिमांड है, इनकी जो समस्याएँ हैं वो जेन्युइन है, डिमांड जो है वो जेन्युइन है, ठीक है? लेकिन जैसा कि मैं बार-बार कहता हूँ, कि इनका जो माध्यम है दोस्तों, वो थोड़ा-सा इल्लीगल है और इसी वजह से इनके खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं, जो डिफेंसिव एक्शन होते हैं, ऑफेंसिव एक्शन होते हैं, उस तरह के एक्शंस लिए जाते हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अर्बन नक्सलिज़्म या फिर अर्बन नक्सलाइट्स क्या होते हैं। मतलब आसान भाषा में कि जो रूरल एरिया में चल रहे नक्सलिज्म के को सपोर्ट करने वाले माइंडसेट के लोग जो अर्बन एरिया में रहते हैं और अपना पूरी तरह से इंटेलेक्चुअल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करवाते हैं, उनके प्रति सिंपैथी रखते हैं, उनके चीज़ों को, उनकी डिमांड को शहरों में जो है वो विकसित करते हैं, प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों को अर्बन नक्सल माना जाता है और इसको हम अर्बन नक्सलिज्म कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, प्रॉपर डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? तो द फ्रेज अर्बन नक्सल इज लूजली एट्रीब्यूटेड टू द पीपल विथ नक्सलाइट बेंड ऑफ माइंड. दिस वर्ड is important. Naxalite bend of mind residing in urban areas and working as activist, supporter, protector of the ideology, while the active Naxals battle it out in jungles and vast swaths of moist dominated areas. अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी वाले जो पीडीएफ उनके पास है, वो इसमें इसको पढ़ें और अगर उसमें कोई दिक्कत हो रही है तो वो चीज़ों को थोड़ा बहुत सही कर लें क्योंकि गूगल ट्रांसलेट करता हूँ तो उसमें से थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है? ये बात हो गई डेफिनिशन की। अगर हम इसके पीछे कारण की बात करें, फैक्टर्स की बात करें, तो सिंपल सी बात है कि जितने फैक्टर्स हम पहले एक्सट्रीमिज़्म वाले में देखे, वही सब सारे फैक्टर्स यहाँ पे भी हैं। ठीक है? नक्सलिज़्म क्यों बढ़ रहा है? इंडिया लैंड रिफॉर्म पॉलिसी, पोस्ट इंडिपेंडेंस द लैंड रिफॉर्म पॉलिसी ऑफ इंडिया कुड नॉट सक्सेसफुल इन सम पार्ट्स ऑफ द नेशन लीडिंग टू द बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ द नक्सल मूवमेंट्स। देखिए, जो लैंड रिफॉर्म पॉलिसी थी, उसका जो दोस्तों उद्देश्य था, उसका जो इंटेंशन था, वो तो ये था कि जो बड़े ज़मींदार हैं, उनकी ज़मीनों को निकाल कर के जो लैंडलेस लोग हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको जो है दिया जाए ताकि सबके पास ज़मीन हो। लेकिन इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था बनी ही रह गई, इसमें कोई परिवर्तन आया नहीं। बहुत सारे लीगल लूप होल्स का लोग फ़ायदा उठा करके ये आपस में ही बाँट लिए ज़मीन, जो जिसको मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो ज़मीन जिसके पास नहीं थी, उसके पास अभी भी नहीं है और यही घटना घटी थी कहाँ पे? नक्सलवादी में, ठीक है? जिसकी वजह से नक्सलिज़्म स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड ट्राइबल एलिनिएशन। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देखिए डेवलपमेंट करना किसी भी किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट करना वहाँ से समस्याओं को हटाने का सबसे बड़ा माध्यम है। लेकिन जैसा कि हमने बताया था कि पिछले लेक्चर में कि 7 पैरामीटर्स हैं, 7 पैरामीटर्स पे अगर डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है, तो फिर वह डेवलपमेंट बैलेंस्ड डेवलपमेंट नहीं होगा और जब भी बैलेंस्ड डेवलपमेंट नहीं होगा, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों के अंदर जो है गुस्सा उत्पन्न होगा, डिसअफेक्शन होगा, ठीक है? अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जब बनाए गए डेवलपमेंट तो हुआ उस क्षेत्र का लेकिन वहाँ के जो लोग थे उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो ऐसे में उनको यह फ़ील होने लगा कि ज़मीन हमारी है, जगह हमारा है और यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो हो रहे हैं लेकिन इसका फ़ायदा कोई और ले जा रहा है, हमको तो कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं फिर सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगली जो पॉलिसी थी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980 का इसमें हमने बताया कि जन्मों-जन्मांतर से जो फॉरेस्ट हैं वो उनके क्षेत्र रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड का एक तरह से समझ लीजिए कि मीन्स रहे हैं। लेकिन अचानक से कुछ क्षेत्रों को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया। ठीक, तो ऐसे क्षेत्रों में उनका आना-जाना बैन हो गया, वहाँ की चीज़ों को यूज़ करना बैन कर दिया गया। तो ऐसे में जो अभी तक उनका लाइवलीहुड का एक माध्यम था, वो लाइवलीहुड का माध्यम छिन गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे, जबकि हम उनका जो सोशल नीड है, उनका जो बेसिक नीड है, उसका हम ध्यान नहीं रखे। तब जाकर के जब इस चीज़ को पता चला कि हम लोग गलत कर रहे हैं तो 2008 में फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू किया गया। इनफैक्ट 2006 में आया फॉरेस्ट राइट एक्ट और कंप्लीटली इम्प्लीमेंट हुआ 2008 में। तो 2006 में जब फॉरेस्ट राइट एक्ट आया तब उनको कुछ वहाँ पे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उस पे जो है क्या किया गया, कुछ अधिकार दिया गया तब जाके थोड़ी बहुत देखिए थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुई है लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से सैटिस्फैक्टरी नहीं है। इस तरह से ये जो 3 बड़े कारण थे ये तो हम पहले भी देख चुके हैं और ये पहले भी हम लोग समझ चुके हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में वो सब सारी चीज़ें आ गई होंगी कि आखिर में हुआ क्या, ठीक है?
उसके साथ-साथ गवर्नेंस का डेफ़िसिट, गवर्नेंस तो वहाँ पे हो ही नहीं पा रहा है। लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ एंड बेसिक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट है नहीं, कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ पे प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, प्राइमरी स्कूल में पैरामिलिट्री का छावनी लगा के बैठे हैं। फिर उसके बाद लैक ऑफ बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफ़िसिट है, किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं वहाँ पे डेवलप हो पा रहा है, चाहे वो रोड हो, रेल हो या फिर कम्युनिकेशन हो। फिर उसके बाद इश्यूज़ रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, ग्रीवांस रिड्रेसल। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है और वहाँ पे अगर कोई दिक्कत होती है, तो वहाँ पे अगर कोई शिकायत लेके जाता है तो उनकी शिकायत का निवारण भी नहीं हो पाता है। तो यह सब क्या करता है, उनके अंदर गुस्सा पैदा कर देता है। फिर उसके बाद लैक ऑफ रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुअरली मोटिवेटेड पब्लिक पर्सनल, जो लोग वहाँ पे काम करने के लिए गए हैं, जो लोग वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, पोस्टेड हैं, उनके अंदर एक्चुअली काम करने का मन ही नहीं करता उनका, कि वो बहुत ज़्यादा इस तरह समझिए रिलक्टेंट रहते हैं, एकदम बेपरवाह, लापरवाह टाइप का काम करते हैं। कोई शिकायत आ रही है, आने दो, कोई काम है, करने दो, ठीक है, हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। फिर उसके बाद मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन इन गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो स्कीम्स दोस्तों चलाई भी जा रही हैं, जो वहाँ पे रूरल एरिया के लिए स्कीम्स चलाई जा रही हैं, वो भी पूरी तरह से जो उसके बेनिफिशियरीज़ हैं, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसमें करप्शन हो रहा है, ठीक है? जिसके पास पहुँचना चाहिए, उसके पास नहीं पहुँच रहा है, जिसके पास नहीं पहुँचना चाहिए, उसके पास पहुँच रहा है। फिर उसके बाद पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशल लॉज़। देखिए, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं अपनी कंट्री में जहाँ पे कुछ स्पेशल लॉज बनाए गए हैं उस क्षेत्र के लिए ही। जैसे आप 6th शेड्यूल का आप क्षेत्र देख लीजिए, 5th शेड्यूल का आप क्षेत्र देख लीजिए, तो वहाँ पे कुछ स्पेशल लॉ बनाए गए हैं। उनको कुछ स्पेशल ऑटोनॉमी दी गई है कुछ क्षेत्रों में, कुछ पावर दिया गया है उनको, लेकिन ये प्रॉपर्ली क्या हो रहा है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो पावर उनको दी भी जा रही है वो उसको एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रहे हैं और जिसकी वजह से उनको गुस्सा आ जाती है, ठीक है? फिर उसके बाद हाई हैंडेडनेस ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे कुछ नहीं है, अभी भी वहाँ पे सरपंच जो है वही सर्वे सर्वा है और वो भी जो डेमोक्रेटिक मेथड होता है वो पूरी तरह से ध्वस्त है। डेमोक्रेटिक मेथड से वहाँ पे चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। ठीक है, न्यूटन मूवी मुझे उम्मीद है कि आप लोग देखे होंगे ज़रूर। ठीक है, तो वहाँ क्या कंडीशन है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब अगर हम देखें कि गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी रही है अभी तक की नक्सलिज्म को खत्म करने का, देखिए जो अभी तक की स्ट्रेटजी हमने पढ़ा था एक्सट्रीमिज्म वाले में, वही ऑलमोस्ट सारी स्ट्रेटजीज यहाँ पे भी है, ठीक है। जो सीपीआई माओइस्ट हैं उनके ऊपर बैन कर देना, फिर उसके बाद असिस्टेंट टू द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म स्टेट्स, मतलब ऐसे स्टेट्स, क्योंकि देखिए जो एक्सट्रीमिज्म है ना, ये बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, ठीक है, पुलिस पर्सनल का प्रॉब्लम है ये। तो लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस ये दोनों होते हैं स्टेट सब्जेक्ट। तो स्टेट सब्जेक्ट में सेंटर डायरेक्टली तो इंटरवीन कर नहीं सकता। हाँ, वो अलग बात है कि कहीं-कहीं पे उसको अधिकार है कि वो डायरेक्टली इंटरवीन करेगा। लेकिन सेंटर ये चाहता है कि वो स्टेट को असिस्ट करे इन सब चीज़ों में, कि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का सही रहे, वहाँ की पुलिस को असिस्टेंस दे, ट्रेनिंग दे, मोटिवेशन दे, ठीक है? तो सेंटर जो है पीछे से बैकअप देता है स्टेट को कि आप काम करो इनके लिए और हम जो भी सहायता हो सकती है, वो सहायता हम आपको देंगे। इस तरह के कुछ सहायता जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे हैं। जैसे सीएपीएफ और इसका जो कोबरा कमांडो बनाया गया है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है। फिर उसके बाद सीआईए एक्ट स्कूल्स, जो इस तरह समझिए सेटिंग अप काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिज्म स्कूल, ये भी सेंट्रल स्कीम है। फिर उसके बाद मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस एंड देयर इंटेलिजेंस ऑपरेटस, मतलब ये कि जो जैसा कि हमने कहा कि स्टेट पुलिस और वहाँ का जो इंटेलिजेंस है वो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के लिए कोई मॉडल एक्ट, सॉरी एक्ट नहीं, कोई मॉडल तो दे ही सकते हैं कि इस तरह से आप मॉडर्नाइज कीजिए, या फिर उनके मॉडर्नाइजेशन में जो भी फाइनेंस की ज़रूरत है, जो भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, जो भी वेपन्स की ज़रूरत है, वो सब सेंटर प्रोवाइड करवा देता है। फिर उसके बाद असिस्टेंट इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द फॉलोइंग स्कीम्स। कौन-कौन से? सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसके थ्रू पैसा दिया जाता है। फिर उसके बाद स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स चलाए जा रहे हैं जिससे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा रहा है। फिर उसके बाद सेंट्रल स्कीम फॉर द असिस्टेंस टू द सिविलियन विक्टिम, फैमिली ऑफ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, कम्युनल वायलेंस, नक्सलिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद सिविक एक्शन प्रोग्राम, ये दोनों जो प्रोग्राम है, इसमें क्या होता है कि जो भी कोई विक्टिम है उसको जो है असिस्टेंस दिया जाता है, ना कि स्टेट को। मतलब कोई अगर विक्टिम है तो उसको जो भी उसकी बेसिक नेसेसिटीज हैं उसको पूरा किया जाए।
पैसा वैसा कुछ दिया जाए, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए हेल्थ की फैसिलिटी दी जाए, कुछ एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था कर दी जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करता रहता है। फिर उसके बाद स्ट्रेंथनिंग द इंटेलिजेंस मैकेनिज्म, इसमें दिस इंक्लूड्स द इंटेलिजेंस शेयरिंग थ्रू मल्टी एजेंसी सेंटर एट सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट लेवल। मतलब ये कि देखिए, जब तक हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं होगा, जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशंस नहीं होंगी उनके बारे में, तब तक उनको हैंडल करना, उनको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ऐसे में जब तक हम इंटेलिजेंस मैकेनिज्म अपना स्ट्रेंथ नहीं करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे, तब तक हमको प्रॉपर जानकारी उनके बारे में मिल नहीं पाएगी। और इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथनिंग करने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि जितनी भी एजेंसीज हैं इंटेलिजेंस के लिए काम करने वाली हैं, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, वो एक कोऑर्डिनेशन में काम करें और एक दूसरे से हमेशा कनेक्टेड रहें, और जो भी इंफॉर्मेशन इनके पास आए वो इनके पास भी रहे, इनके पास भी रहे, इनके पास भी रहे। ठीक है, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट का हमेशा ये प्रयास होता है कि जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो एक कोऑर्डिनेशन में काम करें, ताकि इंफॉर्मेशन, रियल टाइम इंफॉर्मेशन सबको मिलता रहे। फिर उसके बाद जो अगला प्लान होता है वो है मीडिया प्लान। देखिए, मीडिया एक्चुअली डबल रोल प्ले करता है। एक तो वो इस तरह समझ लीजिए कि जो नक्सल मूवमेंट्स चल रहे हैं, जो नक्सलाइट्स लोग हैं, उनके बारे में गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट की जो भी स्कीम प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसके बारे में, जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है उसके बारे में वहाँ पे लोगों को बताता है। ऐसे में जो वहाँ के लोग हैं वो सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का इंटेंशन का क्या है। तो जब उनको सही जानकारी होगी और गवर्नमेंट का इंटेंशन उनको पता होगा, तो ऐसे में वो जो दूसरों के बहकावे में आकर के हथियार उठाते हैं, दूसरों के बहकावे में आकर के नक्सलिज्म को फॉलो करते हैं, उनमें जो है कमी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक मीडिया प्लान भी चलता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट समय समय पर मीडिया पे चाहे वो रेडियो हो या फिर टीवी हो, इस तरह की जो भी व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था के माध्यम से हमेशा लोगों को जागरूक करने का काम करता रहता है। उसके अलावा दोस्तों एक रोशनी स्कीम चलती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इट इज अ प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट स्कीम फॉर रूरल एंड ट्राइबल पॉपुलेशन इन वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। इट emphasizes on the special efforts to proactively cover the particularly vulnerable group on the priority basis। इसमें क्या किया जाता है, देखिए, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, अगर देखिए उनका जो ट्रेडिशनल व्यवसाय है वो क्या है, फॉरेस्ट पे डिपेंड है। वो फॉरेस्ट की चीज़ों को इकट्ठा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसको जो है मार्केट में बेचते हैं। अगर हम उनका स्किल डेवलप कर दें, ठीक है, मतलब ये कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसकी थोड़ी सी उनको प्रोसेसिंग करना सिखा दें, और उस प्रोसेसिंग करने के लिए उनको थोड़ा सा मशीन वगैरह की व्यवस्था करवा दें, कुछ लोन वगैरह की व्यवस्था करवा दें, तो जो उनको अभी तक दाम मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा दाम वो मार्केट में पाएंगे। तो जो इस स्कीम का जो उद्देश्य है, वो मेन उद्देश्य यही है कि वो क्या कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, ताकि जो उनका लाइवलीहुड है, जो उनका इनकम है वो बढ़ाया जा सके। और दोस्तों सीधी सी बात है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा, उनका जो एजुकेशन का सिस्टम है वो बढ़ेगा, वो हेल्थ फैसिलिटीज ले पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सकेगा आगे चल के। और जब वो एजुकेटेड होंगे, इन्फॉर्म्ड होंगे, तो वह चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे कि गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है और क्यों कर रही है। और ऐसे में वो अननेसेसरीली जो बदमाश लोग हैं उनके बहकावे में नहीं आएंगे, उनकी बातों को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट के ये सब सारे प्लान होते हैं। अभी तक का जो प्लान रहा है वो इस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है, ये तो गवर्नमेंट काम कर रही है, ये हमको बताना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में पूछता है कि हमको आगे क्या करना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए। तो जो वे फॉरवर्ड होगा उसमें हमको सबसे पहले तो यही बताना है कि जो नक्सलिज्म है दोस्तों, एक्चुअली हम बार बार इस चीज को समझ रहे हैं कि वो केवल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, वह प्रॉब्लम है उनकी बेसिक नेसेसिटीज की, वह प्रॉब्लम है उनके अधिकार की, वह प्रॉब्लम है उनके सिविल लिबर्टीज की, उनके फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो तो है उनके पास, ये सही, ये सत्य बात है। हालांकि मैं बार बार कहता हूँ कि जो जेन्युइन प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम तो है, दो प्रॉब्लम इनके साथ है। जो जेन्युइन प्रॉब्लम है चलो ठीक है, उसको तो हमको दूर करना ही चाहिए। ठीक है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो तो हमको दूर करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो ये कि कुछ बदमाश लोग हैं, ठीक है, और दूसरी चीज ये, जो बदमाश लोग हैं वो अननेसेसरली लोगों को भड़का रहे हैं, तो इनको हटाना है। और दूसरा जो इनका माध्यम है, जो कि हथियार उठा लेते हैं, जो हथियार उठाने का माध्यम है, ये इलीगल है, ये गलत है, तो इसको हमको खत्म करना है। तो ऑब्वियसली एक साइड में यहाँ पे काम करना है या और यहाँ पे काम करना है, और दूसरी साइड पे इनकी जो जेन्युइन डिमांड है उसको पूरा भी करना है। ठीक है, तो
जो उद्देश्य होना चाहिए हमारा वो क्लियर है। क्लियर क्या? मल्टी प्रोन्ज अप्रोच होना चाहिए हमारा। सबसे पहला तो हमारा डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, मतलब कि हम इनका विकास करें, और इसमें जो विकास का पैरामीटर है उस पे पूरी तरह से विकास होना चाहिए। होलिस्टिक विकास होना चाहिए, मतलब कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करो। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट स्ट्रेंथन देयर कैडर बेस इन नक्सल एरियाज। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या फिर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कह सकते हैं आपकी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए उनका। फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मतलब ये कि हर जगह उनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना चाहिए, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे लोकल गवर्नेंस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पॉलिटिकल रीच हो, हर जगह पे उनकी पहुंच होनी चाहिए, हर जगह उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है। जो गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन केवल लेटर पे नहीं बल्कि ग्राउंड पे भी होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो हम स्ट्रेटजी अपनाते हैं वो होता है सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। इसमें हम प्रमोट द लोकल रेजिस्टेंस ग्रुप्स लाइक द विलेज डिफेंस कम्युनिटीज इन जीएनके। मतलब ये इसमें क्या किया जाता है कि जैसे ये एरिया मान लीजिए लेफ्ट विंग अफेक्टेड है, तो हम यहीं पे एक ऐसी कम्युनिटी बना दें कि जो इनके अगेंस्ट खड़े हो जाए। मतलब ये कि अब उनको हथियार नहीं देना है, बस खाली ये बताना है कि आप लोग जो है इनका विरोध करें, आप लोग जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिले वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करें, जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका साथ दें, उनके लिए इन्फॉर्मर का काम करें। इस तरह की चीज़ों को इनको काम दिया जाता है। ठीक है। उसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ स्पेशली ट्रेन्ड स्पेशल टास्क फोर्स ऑन द पैटर्न ऑफ ग्रे हाउंड इन अफेक्टेड एरियाज। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए क्या है कि वो रहते हैं जंगल में, और जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है उनकी ट्रेनिंग होती है नॉर्मल प्लेसेस पे। तो जो जंगल में रहने का तरीका होता है, लड़ाई करने का तरीका होता है, उनको नहीं पता है, तो उस बेस पे उनको ट्रेनिंग दी जाए, उस तरह के उनके इक्विपमेंट्स हों, उस तरह से उनके वेपन्स हों, और उसी तरह से उनके जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी हो, उनकी वर्दी भी उस तरह की होनी चाहिए ताकि क्षति कम से कम हो। फिर उसके बाद प्रोफेशनल डोमिनेंस बाय द सिक्योरिटी फोर्सेज विथ प्राइमेसी ऑफ स्टेट पुलिस एट ऑल लेवल्स। हमारे पास प्रोफेशनल्स होने चाहिए ताकि ताकि हम क्या कर सकें, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट जो है, जो इंफॉर्मेटिव सपोर्ट है, जो और तरह के एनालिसिस होता है, वो सब सारी चीज़ें हम कर पाएँ। फिर उसके बाद मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ द स्टेट पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, वेपन एंड टेक्निकल इक्विपमेंट। जैसा कि हमने कहा कि जो बेसिक प्रॉब्लम है वो तो किसके अंडर में आता है, जो स्टेट पुलिस है उसके अंदर में आता है। ठीक है। अगर स्टेट पुलिस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो समय आने पर वो लड़ नहीं पाएंगे, तो उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ठीक करिए। ठीक है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आप समझ रहे हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेंथनिंग लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स। हम ऐसे लोगों को उस एरिया में कुछ लोगों को रखें जो कि हमारे लिए इंटेलिजेंस का काम करे, चाहे वो गवर्नमेंट खुद डिप्लॉय करे या फिर वहाँ के लोकल लोगों को तैयार करें, दोनों तरह से हो सकता है। फिर उसके बाद टाइटनिंग कंट्रोल ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सप्लोसिव। जो भी इनके पास एक्सप्लोसिव्स आ रहे हैं, हथियार आ रहे हैं, उनकी सप्लाई को हमको कट करना है। ठीक है। उसके साथ साथ जो इनका फाइनेंसिंग सिस्टम है, फाइनेंस ही कम कर दो, फाइनेंस ही कट कर दो, तो इनकी प्रॉब्लम सॉरी तो इनका जो है आसानी से इनको टैकल किया जाएगा, क्योंकि अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद पोस्टिंग ऑफ कॉम्पिटेंट एंड मोटिवेटेड पुलिस ऑफिसर्स इन लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरियाज। ऐसे लोगों को ही वहाँ पे पोस्टिंग करें जो कि सच में काम करना चाहते हैं, एंथुसियास्टिक हैं, एनर्जेटिक हैं और मोटिवेटेड हैं, कॉम्पिटेंट हैं। ठीक है। आलसी और बेकार लोगों को नहीं भेजना चाहिए वहाँ पे कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और तब तक हो गई उनकी हो गया उनका ट्रांसफर, चले गए वहाँ से। ठीक है। तो ये जो दो तरह की स्ट्रेटजी है इस पे तो हम हमेशा बात करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में भी हम इस दोनों पे बात किए, लेकिन अभी हमको साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस की भी जरूरत है। ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन शुड एंगेज विद द पब्लिक एट लार्ज, सिविल सोसाइटी, एनजीओ टू रीस्टोर पीपल्स फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट मशीनरी। ठीक है। मीडिया एंड पब्लिक परसेप्शंस मैनेजमेंट होना चाहिए। मतलब ये कि सबसे पहली बात तो ये, अगर किसी को आप मान लीजिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस के थ्रू डिफीट करके आप जीत लिए, तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि वहाँ पे रहने वाले लोगों का जो हर्ट है और जो माइंड है, इस दोनों को हम जीतें। मतलब वो दिल से ये स्वीकार करें कि गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा सोचती है, गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा काम करेगी। ठीक है। और हर्ट एंड माइंड को जीतना है अगर किसी भी एरिया के लोगों का, तो वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है और जो लोकल एनजीओज हैं जो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके साथ गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा, कोऑपरेशन में काम करना पड़ेगा। तभी जो है गवर्नमेंट उनकी ओरिजिनल फीलिंग को समझ पाएगा,
उनकी ओरिजिनल नीड को समझ पाएगा, ठीक है? और उनका जो अपना कल्चरल वैल्यू है, उसको गवर्नमेंट समझ पाएगा। और अगर इसी तरह से जो दूसरी तरफ जो नक्सल प्रभावित लोग हैं, वो भी गवर्नमेंट के इंटेंशन को समझ पाएँगे और गवर्नमेंट के काम करने के तरीके को समझ पाएँगे। तो ऐसे में जो सिविल सोसाइटीज़, एनजीओज़ या और इस तरह से जो भी लोकल एजेंसीज़ हैं, उनके साथ जो है कोऑर्डिनेशन बना करके कुछ ऐसे कैंपेन चलाने हैं, जो कि लोगों को बताए, जो कि उनका इस तरह से समझ लीजिए उनको मोटिवेट करे गवर्नमेंट के साथ रहने के लिए और जो बाहरी दुनिया है, उनका दर्शन कराए उन लोगों को, ठीक है? तो इस तरह की व्यवस्थाएँ करेंगे हम, तभी जाकर के उनका जो साइकोलॉजिकल इस तरह से समझ लीजिए जो साइकोलॉजिकल बेंड ऑफ माइंड है, जो साइकोलॉजिकली उनको हम अपनी तरफ रख सकते हैं, उनका हार्ट एंड माइंड जीत सकते हैं, यह एक उपाय है, ठीक है? अदर मेजर्स क्या हो सकते हैं? और क्या उपाय हो सकते हैं? पीस टॉक को हमेशा ओपन रखना चाहिए कि जब भी जहाँ पे भी ज़रा-सा भी संभावना है कि हम बातचीत करके मुद्दे को सुलझा सकते हैं, बातचीत करके हम उनको सरेंडर करवा सकते हैं, वहाँ की समस्या को हम खत्म कर सकते हैं, तो आप बातचीत ज़रूर करिए। फिर उसके बाद देयर शुड बी जेन्युइन अटेम्प्ट्स टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल हमने बताया कि जेन्युइन अटेम्प्ट्स क्या होगा? कि हम लोगों को वहाँ के लोगों के असली समस्या को समझें, वहाँ के लोगों की भावनाओं को हम समझें, उनकी भावनाओं का कद्र भी करें। तभी जा करके उनके हार्ट एंड माइंड पे हम अपना अधिकार स्थापित कर पाएँगे, तभी वो यह समझ पाएँगे कि नहीं ये हमारे दुश्मन नहीं, ये हमारे दोस्त हैं, ठीक है? फिर उसके बाद टाइम बाउंड कन्विक्शन ऑफ द अरेस्टेड कैडर मस्ट बी इंश्योर्ड थ्रू द वाइटल रिफॉर्म इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एक तो ये भी एक समस्या है कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिले कर देता है और इस डिले के चक्कर में जो हम एफर्ट्स लगाते हैं, वो एफर्ट्स हमारा कमज़ोर पड़ जाता है और लोगों को कोई फ़ायदा उससे नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद इफेक्टिव सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, सरेंडर करवाइए और उनका रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था कीजिए, लेकिन यह इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब ये कि जो जेन्युइन नक्सल्स हैं उन्हीं का सरेंडर हो और जो सरेंडर कर दें, यह सुनिश्चित किया जाए कि वह वापस से उस मूवमेंट में शामिल ना हो। ठीक है? फिर उसके बाद बेटर अडेयरेंस टू द लॉ लेजिस्लेशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल। जो भी स्कीम्स, जो भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, उसका केवल लेटर पे नहीं ग्राउंड पे भी उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। ठीक है? जो भी नॉर्म्स उसमें बताए गए हैं उसका अडेयरेंस हो कायदे से, उसका पालन किया जाए कायदे से, ठीक है? और जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो इफेक्टिवली काम करे। तो ये सब सारी व्यवस्थाएँ हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके पास अब पर्याप्त मैटर है, पर्याप्त अंडरस्टैंडिंग भी हो गई होगी कि आपको अगर एक्सट्रीमिज़्म के बारे में आता है कोई प्रश्न या फिर अर्बन नक्सल के बारे में कोई प्रश्न आता है, तो आप आसानी से उसको टैकल कर लेंगे। अब इसमें क्या है कि बस खाली अब देखिए जब आप करंट अफेयर्स में, न्यूज़ में कोई चीज़ पढ़ेंगे, तो वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा ये सारी चीज़ें थी, अभी करंट में ये हुआ है, तो आप एक आध पेज छोड़ के रखिएगा, तो वहाँ पे आप इसको अपडेट कर लिया करिए। देखिए, इससे क्या होता है कि आप कोई करंट की चीज़ें अगर डाल देते हैं, तो आपका आंसर थोड़ा-सा और प्रभावी हो जाता है, तो थोड़ा 1-2 मार्क्स और मिल जाते हैं, ठीक है? तो करंट में जो भी चीज़ें हैं, उसको उस पे अपना आप नज़र बनाए रखिए और इसमें थोड़ा बहुत अपडेट करते रहिएगा, ठीक है? उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है? तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।